सर झुका के जमीन पे रखने से अब खुदा पांव खींच लेता है। उसको भी अब यकीन नहीं आता, उसको भी अब यकीन नहीं आता इस जमीन पर उसी का एक घर था। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आंख उस झटके से खुलती है जो जिंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम हड़बड़ा के उठ जाते हो। का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने आंतों के कैंसर के बारे में पता चला। मुझे ये भी मालूम हुआ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, यानी कि ना होने के बराबर। मरीज नहीं है तो इस पर तहकीक भी वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। नतीजा क्या होगा? डॉक्टरों के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में कम मालूमात है। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है, और मैं बस दवाओं और तजर्बों के खेल का एक हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक फुल स्पीड वाली ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करने थे, कुछ ख्वाहिशें थीं, कुछ टारगेट थे और कुछ तमन्नाएं और कुछ आरजुएं थी, और मैं बिल्कुल उनके दरमियान लटका हुआ था। अब क्या होता है कि अचानक पीछे से कोई आकर मेरे कंधे को थपथपाता है, और मैं जो मुड़कर देखता हूँ तो ये टिकट चेकर है और कहता है तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ। नहीं भाई मियाँ, मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है ना यही स्टॉप है और बस यही तुम्हारा स्टॉप है। इस अचानकपन में फंस के मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। बेयकीनी की हर बड़ी लहर और उसके आगे हम बेबस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, न इससे कम न इससे ज्यादा। स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, वी नो प्रॉब्लम। एक इंडियन बंदा से रॉन्ग इंग्लिश, बंदा ही बेकार हो जाता है जी। माई लाइफ हिंदी बट माई वाइफ इंग्लिश। इसने बहुत कोशिश की कि मैं भी चमक चमक जाऊं जी, थोड़ा हाई फाई हो जाऊं, सोफिस्टिकेट हो जाऊं। मैं फेल हो गया मेरी जान। अब तो यहाँ पे सोफिस्टिकेट की स्पेलिंग मत पूछ लियो, मैंने तो साली वो भी नहीं सीखी है। माँ बाप अपने बच्चों को अपनी खूबियां तो देना चाहते हैं, कमियां नहीं देना चाहते। हमने भी सोचा हमारी बच्ची अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लेगी, भाई हाई फाई हो जाएगी, तो हमने उसके लिए सब कुछ किया। टैब ट्यूब गैजेट फैजेट के बिना खुश कैसा रहा जाता है, मेरी बच्ची ने स्कूल में नहीं सीखा है। लेस इज मोर, शेयरिंग इज केयरिंग। या तोते की तरह रटा तो दिया जाता है, लेकिन उसको निभाना हमने भारत नगर में सीखा है। लेकिन इनको एडमिशन हम यहां नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज पेरेंट लाइक अस who do fraud and headmaster like her who's ready to eat their chance। ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। मैं अपनी बच्चियों को किसी एक गरीब का मार के नहीं पढ़ाऊंगा, वो कहीं भी पढ़ लेगी, लेकिन यहां नहीं पढ़ेगी। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली, कितना पानी इतना पानी, तो बस पानी है, बेरहम पानी। वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती नामालूम हस्ती, और पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था, तो मैंने अपने बेटे से यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे अब इस वक्त गुजर रहा हूँ। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियां मेरे कंधों पे चढ़ी बैठी हैं, बस मैं इन्हें कहीं उठा के फेंक देना चाहता हूँ। मैं ऐसी काबिल रहम किस्म की हूँ हालत में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश भी यही थी, और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज इसे खत्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल और कोई हिम्मत बांधने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जिसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज का रूप धार चुकी है, वो है दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज से बड़ा है। हर चीज से मायूस होकर थका आ रहा जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था, तो सामने की तरफ मेरी नजर पड़ी।
क्रिकेट ग्राउंड था वो लॉर्ड्स, जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था। और अब इस तकलीफ के दौरान वहां लगा विवियन रिचर्ड्स का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम की रह ही नहीं गई थी। खैर, इस अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोश बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके होते थे, वो उधर रखे जाते थे। वो बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर था। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था तो जैसे एक मुझे ख्याल आया, गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में हूं। क्या एक सड़क, क्रिकेट को गेम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एक तरफ एक अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ एक स्टेडियम, और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? बेयकीनी। न लॉर्ड्स स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पे क्या होगा, ना अस्पताल में अगली सांस का पता है। कामिल बेयकीनी। ये फीलिंग जैसे मेरे अंदर उतर गई। अब मुझे कायनात की वुसअत, उसकी ताकत और उसका निज़ाम सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आना शुरू हो गए थे। आखिर मेरा अस्पताल एक खेल के मैदान के सामने क्यों था, और सिर्फ मैंने ही इस बात को इतनी शिद्दत से महसूस क्यों किया? ये सब मुझे आपस में जुड़ा हुआ लगने लगे। तो समझो कि बस जो चीज़ यकीनी है वो बेयकीनी है, यानी बेयकीनी के अलावा इस पूरी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यकीनी कहा जा सके। अब जब सभी बेयकीनी के बहाव में हैं, तो मैं क्या और मेरी बेयकीनी कहाँ? मुझे तो बस अपनी बाकी रह जाने वाली ताकत को संभालने और अपने हिस्से का खेल अच्छे से खेलना है। दैट्स इट। अब तो बस एक लम्हे के बाद मुझे समझ आ गई और मैं जान गया कि नतीजा जो भी निकले मुझे उस हकीकत को मानना होगा। इधर सब कुछ ऐसा ही है, चाहे मेरे पास 8 महीने बचे हैं, चाहे 2 माह या बेशक 2 मजीद साल, सब कुछ एक तूफ़ानी लहर में है। इसके बाद तमाम खदशे, तमाम डर, तमाम खौफ, तमाम परेशानियां सब कुछ धुंधले होते गए और मेरा दिमाग उन सब से खाली हो गया। सारी उम्र में पहली बार तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज़ादी का मतलब वाकई में है क्या। ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई बड़ी कामयाबी मिली है, जैसे ज़िंदगी का जादू भरा जायका मुझे पहली बार चखने को मिला है और ये सब मेरे जिस्म की एक पूर में उतर चुका है। इस पूरी बीमारी के दौरान लोग मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं। लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानता, वो सब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम जोन्स में रहते हुए मेरे लिए दुआएं करते रहे और मुझे लगा कि इन सब की दुआएं मिल के एक हो गई। एक बड़ी सी ताकत, जिसे एक लहर की बड़ी सी मौज की ताकत होती है, वो बस रीढ़ की हड्डी से मेरे अंदर तक उतर गई और मेरी खोपड़ी के अंदर उसने अपनी जड़ें बना ली। अब वो इधर उगती रहती है, कभी एक छोटा सा उम्मीद का पौधा, कभी एक पत्ता, कभी एक नरम सा तना। मैं उसे देखता हूँ और खुश होता रहता हूँ। इतनी सारी दुआओं के नतीजे में उस पर जो भी फूल उगता है, जो भी नई टहनी निकलती है, जो भी पत्ता आता है, वो मुझे सिर्फ खुशगवार और खुशियाँ देता रहता है। तो वो जो लकड़ी का नन्हा सा टुकड़ा है ना, उसे क्या ज़रूरत कि वो पानी के बहाव का रुख बदलने की कोशिश करे। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम सब कुदरत की गोद में बैठे हैं जो हमें हल्के फुल्के झूले दे रही है, न इससे ज़्यादा न इससे कुछ कम। दैट्स इट।